सुबह आंख खुलते ही पहला काम क्या होता है? शायद फोन उठाना, नोटिफिकेशन देखना, थोड़ा स्क्रॉल करना, और दिमाग को एक छोटी सी किक मिलती है ना? हाँ बिल्कुल। आज हम इस किक यानी डोपामाइन के पीछे की कहानी, हमारी इच्छाओं पर इसका असर और कैसे हम अपनी मानसिक लगाम वापस थाम सकते हैं, इस पर कुछ गहरी बातें करने वाले हैं। हाँ, इस बातचीत का मकसद उस सारांश के विचारों को समझना है। कैसे फौरन मिलने वाली खुशी की ये तलाश हमें अनजाने में एक आनंद के जाल, मतलब एक प्लेजर प्रिजन में फंसा देती है। प्लेजर प्रिजन, इंटरेस्टिंग टर्म है। हाँ, और फिर कैसे अनुशासन और साफ सोच हमें इससे बाहर निकलने में मदद कर सकते हैं। तो आज हम डोपामीन के खेल, इच्छा शक्ति पर इसके असर, दिमाग को ताज़ा करने यानी डिटॉक्स की जरूरत, अनुशासन बनाने के तरीकों, मन में स्पष्टता लाने और आखिर में आत्मनियंत्रण से अपनी असली ताकत पाने जैसे जरूरी पहलुओं को खंगालेंगे। बढ़िया, तो चलिए शुरू करते हैं इस प्लेजर प्रिजन यानी आनंद के जाल से। ये डोपामाइन क्या चीज है? असल में ये हमारे दिमाग का एक रिवॉर्ड सिस्टम जैसा है। हाँ, एक इनाम सिस्टम। हाँ, इनाम सिस्टम। जब हम कुछ ऐसा करते हैं जो हमारे सर्वाइवल या खुशी के लिए जरूरी है, जैसे खाना खाना, कोई काम पूरा करना, दोस्तों से मिलना, तो दिमाग डोपामाइन रिलीज करता है, जिससे हमें अच्छा महसूस होता है। ये तो हुई कुदरती बात। सही। मुश्किल तब आती है जब दिमाग असली और नकली खुशी में फर्क नहीं कर पाता। अच्छा। हाँ, मतलब फोन की घंटी बजी, सोशल मीडिया पर लाइक मिला या कोई वीडियो देखा, इन सब में भी डोपामाइन निकलता है। ये छोटी छोटी तुरंत मिलने वाली खुशियां हैं, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन जिसे कहते हैं। एग्जैक्टली। और जब हम लगातार इन्हीं के पीछे भागते हैं तो हम अनजाने में इस प्लेजर प्रिजन में कैद हो जाते हैं। इसी वजह से जरूरी काम जैसे पढ़ाई या कोई नई स्किल सीखना बोझिल लगने लगते हैं, क्योंकि उनमें डोपामाइन इतनी जल्दी और आसानी से नहीं मिलता जितना फोन उठाने में मिल जाता है। दिमाग आसान रास्ते का आदी हो जाता है। हाँ, ये अनुभव तो बहुत कॉमन होगा। मान लीजिए किसी ने फैसला किया कि आज फोन बिल्कुल नहीं छुएगा। कुछ घंटे शायद ठीक निकल जाएं, पर फिर एक अजीब सी बेचैनी होने लगती है। होती है, बिल्कुल होती है। लगता है जैसे अंदर से कोई आवाज कह रही हो, बस एक बार देख लो। ये वही अदृश्य जंजीरें हैं जिनकी बात उस सारांश में की गई है। हाँ। हम अक्सर सोचते हैं कि हेल्दी खाएंगे, रोज कसरत करेंगे, पर जैसे ही थोड़ी मुश्किल आती है या बोरियत होती है, हम पुरानी आदतों पर लौट जाते हैं, फिर खुद को कोसते हैं। गिल्ट फील होता है। हाँ, गिल्ट। यहाँ समझने वाली बात यह है कि ये सिर्फ इच्छा शक्ति की कमी नहीं, बल्कि डोपामाइन के बने बनाए रास्ते पर दिमाग का आसानी से फिसल जाना है। और इसका एक और गहरा असर होता है। जब हम लगातार छोटी फौरी खुशियों में उलझे रहते हैं तो जिंदगी के बड़े लक्ष्य, लंबी दौड़ के सपने वो धुंधले पड़ने लगते हैं। फोकस हट जाता है। बिल्कुल। ऐसा महसूस होता है कि जैसे गाड़ी तो चल रही है पर कहाँ जा रही है पता नहीं। नियंत्रण खोने का ये एहसास असल में दिमाग की एक तरह की टेम्पररी हाईजैकिंग है। हाईजैकिंग। तो समाधान डोपामाइन से लड़ना नहीं, बल्कि उसे समझना है। अगली बार जब हाथ फोन की तरफ बढ़े या कोई आसान काम करने का मन करे, तो एक पल रुककर खुद से पूछना, क्या ये वाकई जरूरी है? एक पॉज लेना। हाँ, एक पॉज। ये छोटा सा सवाल उस जंजीर को ढीला कर सकता है। हमें चुनना सीखना होगा कि कब डोपामाइन की सुनना है और कब नहीं। थोड़ी देर की असुविधा सहने की आदत डालना लंबे समय में ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। सही। क्या हम सच में आजाद हैं अगर हमारे चुनाव हमेशा आसान खुशी पर टिके हों, या असली आजादी ये तय करने में है कि क्या ज्यादा मायने रखता है? इस जाल से निकलने की चाबी वो हमारे ही हाथ में है। ये एक ऐसा पहलू है जो अक्सर छिपा रहता है, लेकिन इच्छा शक्ति पर इसका बहुत गहरा असर पड़ सकता है। ये आदत, जो अक्सर ऑनलाइन सामग्री देखने और उससे जुड़ी शारीरिक क्रियाओं से संबंधित है, धीरे धीरे हमारी विल पावर को खत्म करती जाती है। शुरुआत में ये शायद हानि रहित लगे, पर डोपामाइन का शॉर्टकट दिमाग को ऐसा भाता है कि वो बार बार उधर ही खींचता है। और इसका नतीजा ये होता है कि असल जिंदगी के जरूरी काम, रिश्ते, लक्ष्य सब फीके और बेजान लगने लगते हैं। मोटिवेशन चला जाता है। हाँ, फोकस कम हो जाता है, ऊर्जा घट जाती है और कुछ बड़ा करने की इच्छा शक्ति मानो गायब हो जाती है। इसकी तुलना शराब या ड्रग्स की लत से की जा सकती है। फर्क सिर्फ इतना है कि ये अदृश्य है। हाँ, कोई बाहरी संकेत नहीं दिखता। बिल्कुल। सारांश में एक उदाहरण है किसी दोस्त का जिसे लगने लगा था कि उसकी जिंदगी थम गई है, कोई अनुशासन नहीं बन पा रहा। बाद में उसे एहसास हुआ कि जड़ कहीं और थी, इसी आदत में जिसे वो नजरअंदाज कर रहा था। आत्मविश्वास कम होने लगता है और इंसान छोटी छोटी चुनौतियों से भी हार मानने लगता है।
इच्छा शक्ति पर इसका असर सबसे ज्यादा चिंताजनक है। जब दिमाग को बिना मेहनत के इतनी ज्यादा खुशी मिलने लगती है तो मुश्किल कामों के लिए, जिनमें मेहनत और सब्र चाहिए, उसके पास ताकत ही नहीं बचती। एनर्जी ड्रेन हो जाती है। हाँ, यही वजह है कि कई लोग कहते हैं कोशिश तो बहुत करता हूं पर मुझसे होता नहीं। ये आदत चुपचाप अंदर से खोखला करती है। बाहर से सब ठीक लग सकता है पर अंदर एक खालीपन और अपराध बोध घर कर जाता है। ये एक दुष्चक्र की तरह काम करता है। उस क्षणिक सुख के बाद अक्सर खालीपन, अपराध बोध और ऊर्जा की कमी महसूस होती है और फिर वापस उसी तरफ खिंचाव होता है। हाँ, और यही भावनाएं व्यक्ति को फिर से उसी ओर धकेलती हैं, तनाव या अकेलेपन से बचने के नाम पर। हर बार ऐसा होने पर खुद पर और अपनी इच्छा शक्ति पर भरोसा और कम होता जाता है। ये सोचना कि ये स्ट्रेस बस्टर है, ये तो मिथ हुआ फिर। बिल्कुल, ये सोचना कि ये तनाव कम करता है एक भ्रम है। असल में ये तनाव को कम नहीं करता, बल्कि उससे लड़ने की हमारी अंदरूनी ताकत को और कमजोर कर देता है। लेकिन यहाँ उम्मीद की बात यह है कि खोई हुई इच्छा शक्ति वापस पाई जा सकती है। अच्छा। हाँ, इसे एक मांसपेशी की तरह समझें। जितनी बार आप उस तीव्र इच्छा को रोकते हैं, ये उतनी ही मजबूत होती जाती है। तो सवाल ये उठता है, हम किस तरह का इंसान बनना चाहते हैं? वो जो अपनी कमजोरियों के आगे आसानी से झुक जाए, या वो जो अपनी अंदरूनी ताकत को धीरे धीरे वापस हासिल करे? ये चुनाव का सवाल है। हाँ, इस आदत को छोड़ना मुश्किल हो सकता है। शुरू में बेचैनी, चिड़चिड़ाहट हो सकती है, पर यह अस्थायी है। विड्रॉल सिम्टम्स जैसे? हाँ बिल्कुल। इस पर काबू पाना सिर्फ एक आदत से मुक्ति नहीं, बल्कि अपनी इच्छा शक्ति को दोबारा जिंदा करने जैसा है, जो फिर जीवन के हर क्षेत्र में काम आती है। तो कुल मिलाके ये सिर्फ समय की बर्बादी नहीं, ये आत्मविश्वास, सपने और हमारी अंदरूनी शक्ति को धीरे धीरे खत्म करने वाली आदत हो सकती है। पर जैसा कहा, लड़ाई हारी नहीं गई है। सही। पहला कदम उठाने का फैसला खुद का है। चलिए अब थोड़ा दिमाग की सफाई की बात करते हैं। ब्रेन डिटॉक्स। सोचिए, अगर आपका कमरा पूरी तरह बिखरा पड़ा हो, हर तरफ धूल और सामान फैला हो, हाँ, तो वहां शांति से बैठना भी मुश्किल लगता है। एक थकान सी महसूस होती है। हमारा दिमाग भी कुछ ऐसा ही है। लगातार आने वाले नोटिफिकेशंस, कभी ना खत्म होने वाले वीडियो फीड्स, हजारों छोटी छोटी गैर जरूरी बातें, ये सब मिलकर हमारे मानसिक कमरे को कबाड़ से भर देते हैं। क्लटर, मेंटल क्लटर। हाँ, मेंटल क्लटर। और ये कबाड़ हमारी मानसिक ऊर्जा चूसता रहता है। कई बार हम थका हुआ महसूस करते हैं, भले ही नींद पूरी ली हो। इसकी वजह अक्सर बड़ी परेशानियां नहीं, बल्कि ये लगातार चलने वाला छोटा छोटा मानसिक शोर होता है। यही मानसिक थकान है जिसके लिए ब्रेन डिटॉक्स की जरूरत महसूस होती है। डिटॉक्स का मतलब सिर्फ फोन या स्क्रीन से दूरी बनाना नहीं है। अच्छा? हाँ, इसका असली मतलब है अपने दिमाग को सांस लेने की जगह देना, उसे शांत होने का मौका देना। जैसे कभी अकेले शांत टहलते हुए या बस खिड़की से बाहर देखते हुए अचानक मन हल्का महसूस होता है ना, वो पल असल में डिटॉक्स के होते हैं। दिमाग खुद को रीसेट कर रहा होता है। लेकिन आज की दुनिया लगातार हमें उत्तेजित रखती है, हमें शांत बैठने ही नहीं देती। हर तरफ से इनपुट है। हाँ, हर तरफ से। अगर थोड़ी देर कुछ न करें तो बोरियत और बेचैनी होने लगती है, और यही बेचैनी इस बात का संकेत है कि डिटॉक्स की कितनी जरूरत है। उस सारांश में एक प्रयोग का जिक्र है, जानबूझकर एक दिन सब कुछ धीरे धीरे करना। कोई तेज स्क्रॉलिंग नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं, बस आराम से चलना, धीरे धीरे खाना, हर काम को महसूस करते हुए करना। माइंडफुलनेस। हाँ, माइंडफुलनेस के साथ। बताया गया कि शुरुआत में अजीब लगा, बेचैनी हुई, बार बार फोन चेक करने का मन किया, लेकिन दिन ढलते ढलते दिमाग पर से जैसे बोझ उतर गया, हल्कापन महसूस हुआ। हाँ, विचार ज्यादा साफ हो गए, नई सोच आने लगी। तब ये एहसास हुआ कि मानसिक शांति कोई लग्जरी नहीं, बल्कि एक जरूरत है। जैसे प्रकृति में किसी पार्क या पहाड़ पर जाकर अचानक अच्छा लगने लगता है, क्योंकि वहां दिमाग को उत्तेजित करने वाली चीजें कम होती हैं, रफ्तार धीमी होती है, माहौल बदल जाता है। हाँ। तो इसे रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे लाया जाए? छोटे कदमों से शुरुआत की जा सकती है, जैसे सुबह उठते ही तुरंत फोन न देखना। ये मुश्किल है, बहुत लोगों के लिए मुश्किल है, पर कोशिश की जा सकती है। दिन में बस 5-10 मिनट बिना कुछ किए शांत बैठना। रात को सोने से पहले स्क्रीन देखने की बजाय कुछ पढ़ना या बस शांत रहना। छोटी छोटी चीजें। हाँ, ये छोटे बदलाव दिमाग को ये ट्रेनिंग देते हैं कि उसे हर वक्त डोपामाइन की किक की जरूरत नहीं है। बोरियत को सहना सीखना जरूरी है,
क्योंकि बोरियत से भागने की कोशिश ही हमें वापस उसी जाल में फंसाती है। और जब दिमाग साफ और शांत होता है तो इसके फायदे साफ नजर आते हैं। चीजें ज्यादा स्पष्ट दिखने लगती हैं, फैसले लेना आसान हो जाता है, फोकस बढ़ता है। हाँ, छोटी छोटी बातों में खुशी मिलने लगती है और सबसे जरूरी वो मानसिक ऊर्जा लौट आती है जो हमें अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ने के लिए चाहिए। इसलिए ब्रेन डिटॉक्स आज के समय में एक जरूरत बन गया है। इसे नजरअंदाज करने का मतलब है अपने दिमाग पर बोझ बढ़ाते जाना। नियमित रूप से दिमाग को शांत करने का समय निकालकर हम अपनी खोई हुई मानसिक ऊर्जा वापस पा सकते हैं, जो हमें हमारे असली मकसद और सपनों से जोड़ती है। तो हमने देखा कि कैसे दिमाग को डिटॉक्स करना जरूरी है ताकि ऊर्जा वापस आए, लेकिन उस ऊर्जा को सही दिशा में लगाने के लिए हमें अपनी इच्छाओं पर लगाम कसनी होगी। बिल्कुल। यहीं पर अनुशासन की भूमिका आती है। कई बार हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं, हमारे अंदर ही होता है। हमारी अपनी इच्छाएं जो हमें हमेशा आसान, फौरी खुशी वाले रास्ते पर धकेलती हैं। हाँ, वो शॉर्टकट ढूंढती हैं। हाँ, सिर्फ इच्छाओं के पीछे भागते रहना हमें अंदर से कमजोर बनाता है। असली ताकत तब आती है जब हम अपनी इच्छाओं को काबू करना सीखते हैं। यही अनुशासन है, अपने अंदर के योद्धा को जगाना और प्रशिक्षित करना। अंदर का योद्धा। हाँ, हर दिन हमारे सामने चुनाव होता है, अभी का मजा या लंबे समय की मजबूती। इच्छा एक दिशा में खींचती है, अनुशासन दूसरी में। हम जो चुनते हैं वही हमारी ताकत बनता है। इतिहास गवाह है, कोई भी महान उपलब्धि बिना अनुशासन के हासिल नहीं हुई। खिलाड़ी, कलाकार, वैज्ञानिक, लीडर्स सबने अपनी इच्छाओं को नियंत्रित किया, आराम को त्यागा, प्रलोभनों को ना कहा, कीमत चुकाई। हाँ, उन्होंने अनुशासन की कीमत चुकाई और उसी से उन्हें वो ताकत मिली जिसने दुनिया पर असर डाला। एक छात्र का उदाहरण दिया गया है जो पढ़ना चाहता था पर ध्यान नहीं लगा पाता था। असल में समस्या ध्यान की नहीं थी, बल्कि हर छोटी इच्छा, फोन देखने की, गेम खेलने की, के आगे झुक जाने की थी। डिस्ट्रैक्शंस। हाँ, डिस्ट्रैक्शंस। जब उसने धीरे धीरे छोटे छोटे लक्ष्यों के साथ खुद को अनुशासित करना शुरू किया तो उसकी पढ़ाई सुधरने लगी, उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। इच्छाएं तो आती जाती रहती हैं लहरों की तरह, लेकिन अनुशासन वो चट्टान है जो हमें टिकाए रखता है। सही कहा। हम बड़े लक्ष्य बनाते हैं और बीच में छोड़ देते हैं, शायद इसलिए क्योंकि हमने उस अंदरूनी योद्धा को कभी ट्रेनिंग ही नहीं दी। अपनी इच्छा को नहीं कह पाने में एक अद्भुत शक्ति है। अनुशासन का मतलब इच्छाओं को खत्म करना नहीं, बल्कि उन्हें सही दिशा देना है, उन्हें साधना है। साधना अच्छा शब्द है। हाँ, जैसे एक जंगली घोड़े को लगाम लगाकर साधा जाता है। अगर लगाम न हो तो वो गिरा देगा, पर सधा हुआ घोड़ा आपको मंजिल तक ले जाता है। सही। खुद से ये पूछना जरूरी है, क्या मैं अपनी जिंदगी जी रहा हूँ या मेरी इच्छाएं मुझे चला रही हैं? जिस पल ये एहसास हो कि लगाम हाथ से छूट रही है, वही अंदर के योद्धा को जगाने का सही समय है। एक सैनिक का उदाहरण सोचिए। युद्ध के मैदान में अगर सैनिक अपनी इच्छाओं, आराम करने की, डर से भागने की के आगे झुक जाए तो हार निश्चित है। बिल्कुल। जिंदगी भी एक तरह का युद्ध ही है, जहां हर रोज हमें प्रलोभनों, आलस और फौरी सुख की इच्छाओं से लड़ना पड़ता है। इस लड़ाई में अनुशासन ही हमारा कवच है। सही। शुरुआत में ये मुश्किल लगता है इच्छाएं ज्यादा ताकतवर हैं, लेकिन हर बार जब हम अनुशासन चुनते हैं, चाहे वो कितनी ही छोटी बात क्यों ना हो, हमारा अंदरूनी योद्धा मजबूत होता जाता है। और धीरे धीरे ये समझ आता है कि अनुशासन कोई सजा नहीं, बल्कि असली आजादी का रास्ता है। आजादी कैसे? क्योंकि जब आप अपनी इच्छाओं के गुलाम नहीं होते, तभी आप आजाद होते हैं अपने लक्ष्य चुनने और उन तक पहुंचने के लिए। इच्छाएं हमें छोटा और सीमित रखती हैं, जबकि अनुशासन हमें बड़ा और सक्षम बनाता है। रोजमर्रा के छोटे छोटे फैसलों में अनुशासन को चुनकर हम अपने अंदर के योद्धा को प्रशिक्षित कर सकते हैं। असली योद्धा वो है जो अपनी तलवार दूसरों पर नहीं, अपनी अनियंत्रित इच्छाओं पर चलाता है। अनुशासन से इच्छाओं को साधने के बाद एक और चीज जरूरी हो जाती है, स्पष्टता, क्लैरिटी। हाँ, क्लैरिटी। कई बार ऐसा होता है ना कि सब कुछ ठीक चल रहा होता है, पर फिर भी एक धुंधलापन सा महसूस होता है। ये समझ नहीं आता कि आखिर जाना कहाँ है, करना क्या है। डायरेक्शनलेस फील करना। हाँ, इसी को स्पष्टता की कमी कहते हैं। और जिस क्षण ये स्पष्टता आती है, वो एहसास किसी भी नशे से ज्यादा ताकतवर होता है। बिल्कुल। और डोपामाइन के छोटे छोटे किक्स तो आती जाती रहती हैं, पर स्पष्टता से मिली दिशा हमेशा साथ रहती है। हम अक्सर सोचते हैं कि मुझ में ऊर्जा क्यों नहीं है, मैं फोकस क्यों नहीं कर पाता। शायद इसलिए कि दिमाग बिना किसी मंजिल के इधर उधर भटक रहा है। और जब हमारे अपने लक्ष्य साफ नहीं होते,
तो हम आसानी से बाहरी चीजों के जाल में फंस जाते हैं। दूसरों से अपनी तुलना करना, सोशल मीडिया पर दिखने वाली जिंदगी से दबाव महसूस करना, कंपटीशन, एक्सपेक्टेशंस। हाँ, लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करना। इस चक्कर में हम भूल जाते हैं कि हम असल में क्या चाहते हैं। लेकिन जैसी स्पष्टता आती है, ये सब बाहरी शोर कम होने लगता है। स्पष्टता हमें न सिर्फ रास्ता दिखाती है, बल्कि गैर जरूरी चीजों से बचाती भी है। मुझे याद एक दौर था जब मैं सब कुछ एक साथ करने की कोशिश कर रहा था। नई आदतें बनाना, नए प्रोजेक्ट शुरू करना, फिटनेस गोल सेट करना। नतीजा, हर वक्त की थकान और कुछ भी पूरा ना कर पाने का एहसास। ओवरवेलमिंग हो जाता है। बहुत ज्यादा। तब समझ आया कि दिक्कत मेहनत में नहीं, दिशा में थी। जब रुककर खुद से पूछा, मेरे लिए इस वक्त सबसे जरूरी क्या है, तो मानो दिमाग से एक बोझ उतर गया। प्राथमिकताएं साफ हुई और काम आसान लगने लगा। उस एहसास को याद कीजिए जब अचानक कोई उलझी हुई बात बिल्कुल साफ हो जाती है, चाहे वो परीक्षा की तैयारी का प्लान हो या किसी रिश्ते को लेकर कोई बड़ा फैसला। हाँ, वो आहा मोमेंट। हाँ, उस स्पष्टता के बाद काम कैसे अपने आप होने लगता है, बिना किसी जोर जबरदस्ती के। यही स्पष्टता की ताकत है। ये एक तरह का नेचुरल हाई देती है। लेकिन ये स्पष्टता पाने के लिए पहला कदम है ये मानना कि हाँ, अभी मेरे मन में धुंधलापन है, भ्रम है। कई लोग ये मानने से कतराते हैं, पर बिना दिशा के दौड़ने का क्या फायदा। सही बात है। जैसे एक साफ सुथरा कमरा मन को सुकून देता है, वैसे ही विचारों की स्पष्टता जरूरी है। और ये स्पष्टता कहीं बाहर से नहीं आती। कोई दूसरा आपको नहीं बता सकता कि आपके लिए क्या सही है। ये अंदर से आती है। बिल्कुल। जब हम खुद से पूछते हैं, मैं असल में क्या चाहता हूँ, मेरी जिंदगी का मकसद क्या है, जब इन सवालों के जवाब, चाहे वो छोटे ही क्यों ना हो, साफ होने लगते हैं, तो बाहरी दुनिया का शोर अपने आप कम हो जाता है। और स्पष्टता हमारी ऊर्जा को कई गुना बढ़ा देती है। तब काम सिर्फ काम नहीं रहता, एक मकसद बन जाता है। पर्पसफुल वर्क। हाँ, और जब हम किसी मकसद के साथ काम करते हैं तो उससे मिलने वाली संतुष्टि और खुशी किसी भी नशे या फौरी खुशी से कहीं ज्यादा गहरी और टिकाऊ होती है। सोचिए, अगर हर सुबह आपको पता हो कि आज का दिन किस दिशा में लगाना है, तो जिंदगी कितनी आसान और फोकस्ड हो जाएगी। हाँ, बिल्कुल। तो हाँ, स्पष्टता ही नया नशा है, एक हेल्दी नशा। जब दृष्टि साफ हो तो भटकाव कम हो जाते हैं। ऊर्जा, फोकस, खुशी, ये सब स्पष्टता के साथ जुड़े हैं। इसे पाना जिंदगी को अपने नियंत्रण में लाने जैसा है। और अब हम आते हैं उस आखिरी और शायद सबसे अहम पड़ाव पर, आत्मनियंत्रण, यानी सेल्फ मास्टरी। सेल्फ मास्टरी। कल्पना कीजिए कि आप अपनी पूरी क्षमता को, अपनी अंदरूनी शक्ति को अनलॉक कर पाएं। बाहरी दुनिया की चुनौतियां शायद उतनी बड़ी ना लगे, क्योंकि असली लड़ाई तो अंदर लड़ी जाती है। हाँ, अंदर की लड़ाई। अपने मन पर, अपनी इच्छाओं पर, अपनी आदतों पर काबू पाने की लड़ाई। यही आत्मनियंत्रण है, असली ताकत की चाबी। असली ताकत सिर्फ शरीर या पैसे की नहीं होती। सबसे गहरी और टिकाऊ ताकत आती है अंदरूनी अनुशासन, धैर्य और अपने मन पर नियंत्रण से। अगर हमारा मन हर छोटी इच्छा, हर छोटे डर, हर छोटी नाराजगी के आगे घुटने टेक देता है, तो बाहर से हम कितने भी सफल दिखें, अंदर से कमजोरी रहेंगे, खोखलापन। हाँ, आत्मनियंत्रण का मतलब परफेक्ट बन जाना नहीं है। इसका मतलब है खुद को गहराई से जानना, अपनी कमजोरियों को ईमानदारी से स्वीकार करना और फिर उन पर लगातार काम करना। ठीक वैसे ही जैसे कोई कारीगर लकड़ी के एक टुकड़े को धीरे धीरे तराश कर एक खूबसूरत आकार देता है। तराशना। हाँ, इसमें मेहनत लगती है, सब्र चाहिए होता है, कई बार चोट भी लगती है, गिरना भी पड़ता है, पर हर बार उठने पर इंसान पहले से ज्यादा मजबूत होता है। एक कहानी है उस व्यक्ति की जिसे बहुत गुस्सा आता था और वो हर बात पर भड़क जाता था। उसे लगता था कि दुनिया और लोग ही खराब हैं। ब्लेम गेम। हाँ, लेकिन धीरे धीरे उसे समझ आया कि समस्या बाहर नहीं, उसके अंदर है। अपने गुस्से पर उसका कोई नियंत्रण नहीं है। जब उसने ध्यान करना शुरू किया, गुस्से के उठते ही उसे बस देखना शुरू किया, बिना रिएक्ट किए। ऑब्जर्व करना। हाँ, ऑब्जर्व करना, तो धीरे धीरे बदलाव आने लगा। यही आत्मनियंत्रण है, अपने ही मन को दुश्मन समझने की बजाय उसे दोस्त बनाना, उसे समझना। याद कीजिए वो पल जब आपने किसी बहुत तीव्र इच्छा या भावना पर काबू पाया हो। उस पल अंदर से कैसी ताकत महसूस हुई थी? एक सेंस ऑफ अचीवमेंट। हाँ, आत्मनियंत्रण हमें अटूट बनाता है। जब बाहर हालात बिगड़ते हैं, कोई अपमान करता है, कोई योजना नाकाम होती है, किसी रिश्ते में तकलीफ मिलती है,
तो जिस व्यक्ति का अपने मन पर नियंत्रण होता है वो बिखरता नहीं है, रेजिलिएंट होता है। हाँ, वो स्थिति को समझता है, अपनी भावनाओं को संभालता है और आगे बढ़ने का रास्ता निकालता है। यही वो गुण है जो मुश्किल समय में लीडर्स को आम लोगों से अलग करता है। सही। और ये भावनाओं को दबाना नहीं है, बल्कि उन्हें समझना और सही दिशा देना है। डर को सावधानी में बदलना, गुस्से को एक्शन की ऊर्जा बनाना, इच्छा को बड़े लक्ष्य की तरफ मोड़ना, ये कला इंसान को लगभग अजेय बना देती है। जरा सोचकर देखिए वो जिंदगी कैसी होगी जहाँ कोई बाहरी प्रलोभन, कोई तनाव, कोई डर आपको अपनी उंगलियों पर नचा ना सके। पूरी तरह अपने कंट्रोल में। हाँ, तब आप सिर्फ जिएंगे नहीं बल्कि अपनी पूरी क्षमता के साथ फलेंगे फूलेंगे। हाँ, आपकी ऊर्जा सही जगह लगेगी, आपके लक्ष्य साफ रहेंगे और आत्मविश्वास अंदर से आएगा, किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं रहेगा। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ यही है, असली ताकत बाहर नहीं हमारे अंदर है, और उसे अनलॉक करने की चाबी है आत्मनियंत्रण। जब हम अपने मन के मालिक बन जाते हैं, तभी हम दुनिया का सामना पूरी हिम्मत और शांति से कर सकते हैं। ये सफर हर किसी का अपना है और हर छोटा कदम मायने रखता है। तो आज हमने द डोपामिन डिसिप्लिन के YouTube सारांश के आईने में एक सफर तय किया। हमने समझा कि कैसे डोपामाइन का जाल हमें फंसाता है, कैसे कुछ आदतें हमारी इच्छा शक्ति को कमजोर करती हैं, हाँ, दिमाग को डिटॉक्स करना क्यों जरूरी है, अनुशासन कैसे हमें मजबूत बनाता है, स्पष्टता कैसे हमें दिशा देती है, और आखिर में कैसे आत्मनियंत्रण से हम अपनी असली ताकत पा सकते हैं। इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल सोचने जैसा है, जो उस सारांश के मूल विचार से जुड़ता है। अगर इच्छाओं को सिर्फ दबाना नहीं बल्कि उन्हें सही दिशा देना ही असली महारत है, तो आज आप अपनी किस एक छोटी सी इच्छा को, जो आपको शायद पीछे खींच रही है, किसी बड़े और बेहतर लक्ष्य की तरफ मोड़ सकते हैं। ये गहरा सवाल है। उन पलों को याद कीजिए जब आपने खुद पर काबू पाया था और अंदर से मजबूती महसूस की थी। विकास का ये सफर लगातार चलता रहता है और हर दिन एक नया मौका है थोड़ा और बेहतर बनने का।